वेलकम टू दी वर्कशॉप। क्या तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट या एक अच्छी सर्विस चाहिए, राइट, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट रिसर्च भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान मतलब कि बिजनेस प्लान में सभी कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कॉस्टिंग, उसकी लीगल, उसकी लॉजिस्टिक, उसमें प्रॉफिट, उसमें कितना कॉस्टिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, कैसे मार्केटिंग, किसको किसको कितना परसेंटेज देंगे, ये पूरा एक बिजनेस प्लान के तहत आता है। ऐसे हमको एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकेशन, अच्छी लोकेशन चाहिए, है ना, लीगल स्ट्रक्चर चाहिए, हमें लाइसेंस परमिट चाहिए, ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सेल्स फनल चाहिए। सेल्स फनल मतलब कि अवेयरनेस से लेके सेल्स तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, वेबसाइट की जरूरत पड़ सकती है, नेटवर्किंग स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेक्निकल टूल्स चाहिए हमें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए उसको चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, पार्टनरशिप, गुड एम्प्लॉयज, विजन, नॉलेज। आप लोग को लग रहा है ये जो मैं लिखा हूँ ये सही, मतलब महत्वपूर्ण विषय है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। मतलब इनमें से कोई चीज अगर मान लीजिए कि आपको टीम हायर करना नहीं आता, तो आप एक बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारे 24 पॉइंट, हालांकि पॉइंट तो 50 100 कितने भी लिखे जा सकते हैं, बट ये ऐसी चीज है जो जस्ट दिमाग में आई तो मैंने लिख दिया है कि अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए बिजनेस करने के लिए। 22 नंबर का टॉपिक जो है, पॉइंट, मतलब अगर अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। राइट, डू यू एग्री विद दिस? है ना, अच्छी ब्रांडिंग करनी होगी, लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, टूल्स चाहिए होंगे, तभी ये बिजनेस हो पाएगा। राइट। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी चीजें, मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है कि इनमें से एक भी कोई चीज का परसेंटेज अगर कम कर दिया जाए तो बिजनेस कोलैप्स हो सकता है ना, ये कहना गलत नहीं होगा। राइट। बट फैक्ट ये है कि हमको एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब है, प्रोसेस का पार्ट है। बट सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमें चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, वो है एक बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तो ये सारी चीजें होने के बाद भी बिजनेस कभी भी स्टेब्लिश नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बिजनेस माइंडसेट एक महत्वपूर्ण है। बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तो बिजनेस चालू ही नहीं होगा, इंसान जॉब ही करता रह जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो दुकान में बैठा हुआ है और वो बिजनेस नहीं है। को पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज चाहिए, वो ये बाकी सारी चीजें तो आप किसी, अभी टीम हायर करना आपको नहीं आता तो किसी और से हायर करा सकते हो आप। कोई भी बाकी सारा काम आप दूसरे से करवा सकते हैं, लेकिन माइंडसेट आप नहीं डेवलप किसी से बोल सकते कि एक अच्छे माइंडसेट के इंसान को अगर मैं रख लूंगा तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। ऐसा संभव, मतलब इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस वही करता है जिसके पास बिजनेस का माइंडसेट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमको चाहिए किसी एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको चलाने के लिए, चालू करने के लिए, और उसमें कई बार गिरने के बाद वापस से खड़े होकर उसको, मतलब चला ले, वो है बिजनेस माइंडसेट। और बिजनेस माइंडसेट ऐसा नहीं है कि पड़ी हुई चीज़ है उठा लेंगे कोई और वो आ जाएगा, या किसी को बाय बचपन से आया होगा, ऐसा भी नहीं है। बिजनेस माइंडसेट बेसिकली इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है, एसोसिएशन से क्रिएट होता है, और अपने बिलीफ से क्रिएट होता है। राइट। तो बिजनेस माइंडसेट जो है वो क्रिएट होता है, होता नहीं है, क्रिएट किया जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो जो बाकी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें उस बिजनेस को चलाने के लिए एक स्टेप्स हैं, अलग अलग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। बट जो बिजनेस खड़ा करने के लिए चीज जो एसेंशियल है एक बिजनेस चलाने के लिए, उसमें से नंबर एक में है एक प्रोडक्ट चाहिए हमको, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट चाहिए जो कुछ ना कुछ वैल्यू दे किसी को। अब प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट हमारा फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हमारा, हमारी कंसल्टेशन हो सकती है, प्रोडक्ट हमारा टाइम हो सकता है, प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज जो होती हैं वो भी एक किसी का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मतलब वो ऐसी चीज जो आप लोगों को देंगे और उतनी वैल्यू का जिस वैल्यू की, जो वैल्यू आपने डिसाइड कर रखी है अपने प्रोडक्ट की, उतनी वैल्यू की करेंसी उससे ले लेंगे इन वट एवर फॉर्म की। कोई रुपए में ले रहा, कोई डॉलर में ले रहा। पहले पहले ये लोग अनाज के रूप में भी लेते थे, है ना, तो वो सेम एक्सचेंज होता था बेसिकली। बिजनेस इज ए, मतलब इट्स अ
इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में किया गया आदान प्रदान जो है वो बिजनेस है। तो उसमें कुछ तो चाहिए जो आप किसी को दोगे। तो एक चीज तो ये पक्का हो गया कि हमें कोई ना कोई एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे बिजनेस करने में, हमारी उसको खड़ा करने में हमको हेल्प करेगा। दूसरा, हमको एक सिस्टम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कि सपोज करिए कि हमारा एक सैलून है, ओके, तो सैलून है तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, बाल काटने की सर्विसेज हो गई, या है ना शेविंग करने की, ये सर्विसेज जो है वहाँ पे वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बट वो जो दुकान होगी जहाँ पे हम इसको ऑपरेट करेंगे, या लाइट का कनेक्शन, या बाहर कहीं होम बोर्ड, या जो हम ब्रोशर छपवाएंगे मार्केटिंग के लिए, तो ये सारा कुछ जो है ना ये सिस्टम के तहत आता है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जिसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड बोला गया है या फ्यूल बोल सकते हैं किसी व्हीकल का, वो है कस्टमर। तो किसी बिजनेस में तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है कस्टमर, और तीसरा होता है प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया एक पावरफुल सिस्टम। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें, अगर इन तीन में से कोई एक चीज नहीं रहेगी तो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस मतलब आप समझिए कि दो लोगों के बीच में आदान प्रदान। तो एक हो गया मैं, और एक हो गया मान लीजिए आप कस्टमर, तो हम दोनों के बीच में कुछ, सपोज करिए ये पेन मैं एज ए प्रोडक्ट ले लेता हूँ एग्जांपल में, तो ये मैं दूंगा और जिस माध्यम से आपको दूंगा वो जो है वो मेरा सिस्टम कहलाएगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, तभी बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, राइट। बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सपोज जॉब को बिजनेस क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो सर्विस बस दे रहा है, बैठ के एक पर्टिकुलर टाइम में अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपने टाइम को डिवोट करके वो एक काम कर रहा है। वहाँ पे कोई कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस उसका टाइम वहाँ पे प्रोडक्ट है। तो वो भी एक तरीके से बिजनेस ही हो गया, ट्रांजेक्शन, कि हमने टाइम दिया और जिसके लिए टाइम दिया वो हमें उस टाइम की वैल्यू का पैसा दे देगा, दैट्स ऑल। ध्यान से समझिएगा, ये सुनने में आपको इजी लग रहा होगा बट उतना इजी नहीं है जितना इजी हमको दिख रहा है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है कि प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर चाहिए, सिस्टम चाहिए। हमको बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, है ना, अलग अलग बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं हमारे। आपको मेन चैलेंज क्या आया अभी तक बिजनेस करने में? सपोज करिए जो आपका प्रोडक्ट है उसको जब आप लोगों को पिच करते हैं या बिजनेस करते हैं उसके लिए, तो आपको कि टॉप 3 चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंज आया? जैसे एग्जांपल में चैलेंज आया कि लोग बोल देते हैं कि बहुत महंगा आपका प्रोडक्ट। ऐसे 3 चैलेंज बताइए। एक तो चीज मैं मान लेता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो चैलेंज है आपके लिए, राइट। प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी, कस्टमर की अडेप्टेबिलिटी, राइट। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। अगर इन 3 चैलेंजेस को हटा दिया जाए तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बिजनेस उसको स्टैब्लिश कर लेंगे। एग्जैक्टली मतलब आपको लगता है कि जो भी प्राइस है आपके प्रोडक्ट की, अगर उसको कम कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा बिक जाएगा। तो अगर इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, कॉस्ट मतलब प्राइस, कॉस्टिंग तो कम नहीं हो सकती, प्राइसिंग कम हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता हो कि अगर ये नहीं होता, अगर ये दिक्कत नहीं हो रही होती तो मेरी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होती। और मेरा सवाल ये है सर कि आपको लगता है कि अगर वो इशू प्रोडक्ट की अवेयरनेस से है, आपके प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट से जिसकी अवेयरनेस ऑलरेडी है मार्केट में, तो खत्म हो जाएगा वो चैलेंज। सर प्रोडक्ट जो है एक अवेयरनेस होती है और एक होती है नीड। अगर दोनों चीजें मीट आउट हो जाएं, मेरी नीड भी है और इसकी अवेयरनेस भी मार्केट में, लोगों को पानी भी पानी प्रोडक्ट की नीड ही पानी समझ में नहीं आ रही है। पानी बॉटल की नीड थी। जब बिस्लेरी ने बिजनेस शुरू किया तो पानी बोतल की बिजनेस नीड थी, क्रिएट किया गया। तो मतलब नीड अगर है नहीं तो क्रिएट की जा सकती। सर मेरा ये सवाल है, आप लोग समझिए कि आपको बिजनेस करने में कौन सी ऐसा चैलेंज आ रहा है जो आपको लगता है कि अगर ये कोई हटा दे तो मेरी कैपेबिलिटी को यूज करके मैं बिजनेस ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं। मेरा सवाल स्पष्ट तौर पे ये है, क्या एक ऐसा चैलेंज है या 2 या 3 जो आपको लगता है कि अगर वो हट जाए तो मैं बिजनेस ज्यादा अच्छे से कर लूंगा? सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मालूम, मैं आपको बताऊं, रियलिटी ये है कि आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमको चैलेंज क्या आ रहा है बिजनेस। मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, मैं यही आना चाह रहा था कि आप समझो 3 चीज चाहिए। मैंने बोला ना, आप ध्यान से समझना। वो कोई सिंपल वर्ड आपको लग रहे होंगे बट पूरी कहानी वहीं पे इर्द गिर्द, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आपका यूनिक है, आप जानते हो, इसीलिए आपने उसको सेलेक्ट किया। ठीक, प्रोडक्ट में कोई संशय है किसी को? आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 3 चीज चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसमें एग्री करते हो आप लोग? प्रोडक्ट में कोई खराबी है? अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट में खराबी नहीं है, तो क्या कस्टमर में खराबी है? टू एन कस्टमर में एक्सटेंट। खराबी होगी तो आप आज जाके एक यूट्यूब में वीडियो देख लेना कि आईफोन 16 का क्या हाल है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर में खराबी है तो आप जाके थोड़ा सा जाके आसपास के मर्सिडीज में शोरूम में जाके वेटिंग लिस्ट पता कर लेना। कस्टमर अगर खराब है तो आप जाके देख लो कि कितने रियल एस्टेट के नए बिल्डिंगों की कितने रजिस्ट्रियां डेली हो रही हैं। जब आप खराब नहीं हो सकते, कस्टमर तो आप भी है ना किसी चीज के लिए, कस्टमर खराब नहीं है, अभी बात अपन आएंगे उस टॉपिक पे। और तीसरी चीज कि सिस्टम भी, सिस्टम को कह सकते हो आप थोड़ा सा, लेकिन सिस्टम तो अपन अपने हाथ में है कंट्रोल करना, उसको बनाना, बिगाड़ना, संवारना, सजाना, सब कुछ अपने हाथ में है, राइट। तो अब मेन अपन समझते हैं कि बिजनेस के क्या चैलेंजेस हमको होती है। हो सकता है आपको लगता हो कि बिजनेस का चैलेंज जो है मार्केट कंपटीशन होना या ना होना, ये दोनों कोई एक चैलेंज हो सकता है। कस्टमर की एक्विजिशन एक चैलेंज होता है, जिसके लिए लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए। कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो का मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है हमारे लिए बिजनेस करने के लिए। मार्केट के ट्रेंड, बदलता हुआ ट्रेंड भी बिजनेस के लिए जो है चैलेंज हो सकता है। लीगल और बाकी जो कंप्लायंसेस होते हैं वो भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्रांड की रिकॉग्निशन हो सकती है, तो ब्रांड की रिकॉग्निशन अगर हो जाती है तो बिजनेस करना इजी हो जाता है, ऐसा लगता है। प्राइसिंग एक चैलेंज हो सकता है कि भाई कम या ज़्यादा प्राइसिंग के हिसाब से भी चैलेंज चलता है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट अगर है, मतलब अगर आप बिजनेस करने में आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और खर्चे ज़्यादा हो जा रहा है तो वो भी एक बिजनेस का प्रॉब्लम है। कस्टमर रिटेन नहीं कर रहा आपके साथ, वो भी एक प्रॉब्लम है। मार्केट सेचुरेट कर गया है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज बोल सकते हैं। ये सारी चैलेंज इसलिए होती हैं क्योंकि बिजनेस के 3 फेजेस होते हैं। अब आप यहाँ पे इसको समझिएगा ध्यान से कि कोई भी बिजनेस अपने, एक बिजनेस उस ग्रोथ होता है, उसका ग्रोथ पैटर्न होता है, और जिसमें 3 मेजर फेजेस होते हैं। पहला होता है इंसेप्शन फेज, जब वो इंट्रोड्यूस होता है, मतलब वो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी फेज हो गया उसका। दूसरा उसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ फेज होता है, और तीसरा मैच्योरिटी फेज होता है, जब वो मैच्योर्ड हो चुका होता है बिजनेस, राइट। आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। कोई भी बिजनेस के फेजेस होते हैं और हर फेज में वही बिजनेस अलग तरीके से बिहेव करता है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो आपको बहुत सारी मिथ क्रिएट है दिमाग में बिजनेस को लेके, जो उटपटांग विचार हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। बिजनेस के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है इंसेप्शन फेज, दूसरा होता है उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ फेज होता है, जिसमें बिजनेस बहुत तेजी से भागता है, और तीसरा होता है सैचुरेट होता है बिजनेस। प्रोडक्ट के केस में सैचुरेट होता है, लेकिन आज की डेट में अब क्या करने लगे लोग, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं खुद ही। नया एलईडी आया तो उसमें 4K, फिर 8K, फिर मतलब कुछ ना कुछ उसको, प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए मैच्योरिटी से बचने की कोशिश करते हैं कि मैच्योर ना हो, अदरवाइज मैच्योर्ड हो जाएगा। जैसे कोडेक, कोडेक के कैमरा जो है, इसलिए खत्म हो गया बिजनेस क्योंकि मैच्योर्ड हो चुका था, खत्म हो चुका था उसमें, राइट। तो फेजेस जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पहलू है, जो हमको समझना चाहिए कि बिजनेस है किस स्टेज में। और हर स्टेज में, हर फेज में तीनों ही चीजों के अलग अलग चैलेंजेस होंगे। हर फेज में, इंसेप्शन फेज में, ग्रोथ फेज में, मैच्योरिटी फेज में, वो 3 चीज, जो चीज करना है जिसके माध्यम से आपका बिजनेस होगा, तीनों का रूप बदल जाएगा हर फेज में। इंसेप्शन फेज में प्रोडक्ट का अलग कहानी रहेगा, अलग तरीके का कस्टमर बिहेव करेगा। ग्रोथ फेज में कस्टमर का बिहेवियर बदल जाएगा। मैच्योरिटी फेज में प्रोडक्ट की कहानी अलग हो जाएगी। आपको समझना ये है कि किस फेज में अभी आपका बिजनेस है, तो वहां पे इन तीनों चीज का बिहेवियर कैसा होने वाला है। ये जो चैलेंज हम लोग बात कर रहे हैं, ये चैलेंज रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे, यही है बिजनेस का बिहेवियर। बट वो कैसे रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस किस फेज में। बिजनेस के फेज के हिसाब से प्रोडक्ट, सिस्टम और कस्टमर का बिहेवियर बदलेगा, उसके चैलेंजेस आएंगे। अगर आपको ये पता रहेगा कि इस फेज में प्रोडक्ट का यही चैलेंज है, तो आप समझ जाएंगे कि वो बिजनेस का नेचर है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो चैलेंज जो आपको चैलेंज के रूप में दिख रहा है, वो एक्चुअल में चैलेंज नहीं, उस बिजनेस का नेचर। इंसेप्शन फेज में प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होगी, ये 100% तय है, क्योंकि वो पैदा ही हुआ है, अभी किसी को नहीं मालूम उसके बारे में, उसके टैलेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो चैलेंज आएगा वो यही चैलेंज आएगा कि आपको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। वो चैलेंज आपको झेलना ही पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हैं कि अगर सबको पता होता तो मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छा होता। अगर ऐसा है तो जिस दिन बिजनेस की अवेयरनेस ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उस दिन बिजनेस मैच्योर्ड हो चुका होगा, दूसरा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। वो चैलेंज खत्म होगा, दूसरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, तो मैच्योरिटी फेज का चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा।
आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कस्टमर का बिहेवियर इंट्रोडक्शन फेज में अलग होने वाला है, ग्रोथ फेज में अलग होगा, मैच्योरिटी फेज में अलग हो जाएगा। कि बिजनेस के 3 फेजेस होते हैं और हर चीज का, हर 3 चीज का जो बिजनेस आपको करना है, प्रोडक्ट, कस्टमर, सिस्टम, इन तीनों चीज का रूप हर फेज में बदलता रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ पे होगा। अच्छा ये बताइए कि कैसे पता चले कि कौन सा बिजनेस किस फेज में है? ये कैसे पता चले कि कौन सा बिजनेस किस फेज में है? ये कैसे किस कौन बताएगा कि किस फेज में है? तो जिस दिन कस्टमर की से अपने आप से इसकी डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो जाए मार्केट के अंदर, देन वी कैन से दैट कि प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी फेज खत्म हो चुका है, ग्रोथ भी ले चुका है और अब मैच्योरिटी आ रही है उसके अंदर। वेरी गुड, अब कस्टमर खुद डिमांड कर रहा है अपने मुंह से। वेरी गुड, करेक्ट। तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि हम अभी किस फेज में। वेरी ट्रू। वेरी गुड। जैसे अभी मैं बोल रहा था, ये ग्राफ में ही उस सवाल का जवाब छुपा हुआ था जो मैंने सवाल पूछा आपसे कि बिजनेस सबसे ज्यादा कहाँ होगा। ये ग्राफ ही बता रहा है सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो ग्रोथ स्टेज में हो रहा है। सबसे बड़ा बिजनेस ग्रोथ स्टेज में हो रहा है, इंट्रोडक्शन में भी नहीं हो रहा, मैच्योरिटी में भी नहीं हो रहा। मैच्योरिटी में तो बहुत थोड़ा सा बिजनेस हुआ है, उसके बाद वो डिक्लाइन हो रहा है। सबसे बड़ा बिजनेस होगा ग्रोथ स्टेज में, किसी बिजनेस के ग्रोथ स्टेज में सबसे बड़ा बिजनेस होगा। ग्रोथ स्टेज के लास्ट में जाते जाते जब लोअर इकोनॉमिकल स्केल में कोई चीज पेनेट्रेट कर जाती है तब उस बिजनेस में बूम आता है। मतलब ग्रोथ स्टेज खत्म होने की स्टेज में, जब इसका मतलब कि जब लोअर इकोनॉमिकल स्केल उसमें पेनेट्रेट करना शुरू कर जाए तब आप समझ जाओ कि मैच्योरिटी आने वाली है बिजनेस में, है ना। जैसे मोबाइल की अगर आपने बात की थी तो अब पहले शुरुआत में अलग कहानी थी मोबाइल की, बाद में मोबाइल, अब देखो कि मतलब अब वो मोबाइल की सैचुरेशन है, अब उसमें इसीलिए नए नए डेवलपमेंट चल रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब उसको रिप्लेस किया जा रहा है, उससे वापस से उसको इंट्रोडक्शन फेज में लाया जा रहा है। प्रोडक्ट इनोवेशन की वजह से प्रोडक्ट इनोवेट करके उसको वापस से इंट्रोडक्शन फेज में लाया जा रहा है कि न्यू है, समथिंग न्यू है, राइट। अब उसकी फेज जो टाइम पीरियड था पूरे बिजनेस फेज का, मान लो 2 साल था, अब उसको कट डाउन करके 2-2 महीने कर रहे हैं, 3-3 महीने, 3-3 4-4 महीने में नए नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हर एक चीज में, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से क्विज टाइम नाउ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ए बिजनेस? कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का? पूरी बिजनेस की स्ट्रेटजी इस ग्राफ के पे आधारित रहती है, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री का ग्रोथ फेज है तो बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ फेज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी। कोई अगर मैच्योरिटी फेज में आ गया तब भी बहुत सारी कंपनियां इंट्रोड्यूस होती हैं, तो वो अपने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी है जिसके आधार पे बहुत सारे बिजनेस जो है एस्टेब्लिश होते हैं, राइट। तो ये बात से कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं अपन कि इंट्रोडक्शन, इंसेप्शन फेज जो है जहाँ पे सबसे कम बिजनेस हो रहा है, वही सबसे अच्छा टाइम है बिजनेस को स्टार्ट करने का, राइट। एग्रीड। इंसेप्शन फेज ही इस बिजनेस का सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें, राइट। कोई भी बिजनेस का सबसे, बिजनेस नहीं, किसी भी चीज में एंट्री और एग्जिट का गेम है। एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब मारना है, बिजनेस की कहानी इसी पे डोलती है। एंट्री कब मारना है, एग्जिट कब मारना है। शेयर मार्केट में एंट्री कब मारना है, एग्जिट कब मारना है। किसी भी बिजनेस में एंट्री कब मारना है, एग्जिट कब मारना है। समझ में आ रहा है? मैच्योरिटी और ग्रोथ फेज में कोई बिजनेस, मतलब वहां ऐसा नहीं कि चैलेंज गायब हो जाएगा। बिजनेस अगर करना है तो सबसे बढ़िया टाइम होता है उसका इंसेप्शन फेज, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रांग है कि सिस्टम इतना स्लो रहता है कि आप इजीली उसमें अडॉप्ट हो सकते हैं, इजीली उसको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि उस फेज में जो चैलेंज है वो उस बिजनेस के बिहेवियर का, उसके नेचर का चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए नहीं है कि आपको कम आता है, प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसेप्शन फेज में है, उस समय वही चैलेंज आने हैं जो आपको आ रहे हैं, वो मुझे भी आ रहे हैं, वही इस दुनिया में सबको आएंगे। कोई भी बेचे, कोई भी आ जाए, उसको ये चैलेंज फेस करना ही होगा, 101% फेस करना होगा। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आपको इंसेप्शन फेज में ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर ये सवाल ऐसा पूछा जाए कि किसी बिजनेस को अगर करना है तो यही देख लेना चाहिए कि अगर वो अपने इंसेप्शन फेज में है तो वो अपना बेस्ट टाइम होगा। ग्रोथ फेज में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस समय आपका अटेंशन भी ज्यादा डिमांड करेगा वो बिजनेस। बट इंसेप्शन फेज में आप अगर कम भी टाइम देके उसको करेंगे ना, क्योंकि वो थोड़ा स्लो है, तो आप ज्यादा टाइम, मतलब पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। और ज्यादातर बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो यही करते हैं
कि बिजनेस के इंसेप्शन फेज को 10 साल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेब्लिश करते रहते हैं, बहुत टाइम लेते हैं उसमें, कोई जल्दी नहीं रहती। बट ग्रोथ स्टेज में आप टाइम नहीं दे सकते, निपट जाएंगे। जब आप घुसोगे ना तो आपको हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ स्टेज में आके, वो ग्रोथ स्टेज में आता ही इसलिए है बिजनेस क्योंकि उसकी अवेयरनेस सबको हो चुकी होती है, और अवेयरनेस होती है तो सबसे पहले लोग उसके बिजनेस में ही कूदते हैं। तो इंसेप्शन फेज ही सबसे बढ़िया बिजनेस करने का वक्त होता है, एंट्री करने का होता है। तो अब यहाँ से ये मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इस फेज में प्रोडक्ट को लेके वो चैलेंज आने ही आने हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, आपको ये स्वीकार करना होगा। अब आप कर क्या सकते हो कि उस चैलेंज से कैसे लड़ा जाए, आप उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये एक पॉइंट हो गया कि कैसे हम सिस्टम बनाएं। इंसेप्शन फेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइए, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में अपन पिछली चीज को अगर भूल भी रहे हैं तो सिर्फ ये यहां से इस बात को लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि बिजनेस जिस फेज में है उसके वो चैलेंजेस, उस बिजनेस के नेचर का जो जो नेचर है उसका, उसके चैलेंजेस हमको फेस करने होंगे, और यही उस बिजनेस की खासियत है। तभी वो बिजनेस आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बड़ा बिजनेस होने वाला है। यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि ना तो प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने सेलेक्ट कर लिया है। सिस्टम की भी बहुत खास विशेष बात नहीं है, क्योंकि वही है जो हम फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, जो हमें सिखाया जाता है, राइट। बट उसको हम लोग अभी बात करेंगे कि सिस्टम कैसे बदलें। अपन सिस्टम को हम कैसे बदलें, इंसेप्शन फेज में उस सिस्टम का क्या रूप होना चाहिए, उसको भी अपन समझेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है कि कस्टमर इज किंग, कस्टमर राजा होता है। प्रोडक्ट पहले नहीं बनता है, कस्टमर पहले बनता है, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर बिजनेस का ऑपरेशन आपको स्मूथ करना है तो ये आपको समझना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कस्टमर इज किंग। और कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं स्टार्ट होता, इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर, और कस्टमर किंग है, ये दिमाग में आपको बैठाना होगा। कस्टमर राजा होता है। जितने भी प्रोडक्ट इस दुनिया में हिस्ट्री में आज तक बने हैं वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डिजाइन हुआ है। किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, हर एक प्रोडक्ट किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया है। पहले पहले कस्टमर डिसाइड हुआ है कि कौन सा कस्टमर के लिए हमारा टारगेट कौन होगा, और उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। एग्जांपल्स आप लोग के सामने हैं। अब इसमें अच्छा बुरा, प्राइसिंग, अवेयरनेस, फलाना ढिमकाना, ये सब की कोई कहानी नहीं है। कहानी ये है कि कस्टमर को पहले पकड़ा है लोगों ने कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगी, और उसके हिसाब से अगर वो मेरी टारगेट ऑडियंस है तो हम प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे। एवरी प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस। यही एक पूरा गेम है बिजनेस का। शुरुआत यहीं से होती है, प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं होती। शुरुआत इसी लाइन से होती है कि पहले कस्टमर ढूंढ लिया आपने, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट की पैकेजिंग, मार्केटिंग, दुकान, प्राइसिंग, क्वालिटी, सब कुछ उसके हिसाब से डिसाइड होगी, राइट। तो यहाँ तक बात समझ आया कि हमको मेन क्या है ना, कस्टमर का सिलेक्शन। इनका बिजनेस इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, वहाँ पे इट इज अबाउट सेलिंग, मतलब वो बिजनेस कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए है, राइट। और कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है आपको तो आप खुद चुनेंगे कि आपका कस्टमर कौन होगा। जो ट्रेडिशनली भी यही हो रहा है कि वो कस्टमर को ही पहले चुना जाता है। तो इस बिजनेस में भी आपका कस्टमर आपको चुनना होगा कि मेरा कस्टमर कौन होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कोई भी प्रोडक्ट जो है कस्टमर पहले डिसाइड होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना है तो हमको सेलेक्ट करना होगा कि हमारा कस्टमर कौन होगा, करेक्ट। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कि मैंने सपोज करिए कि हमने एक होटल खोला है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर कौन है। मैं होटल बनाऊं कैसा, लग्जरी वाला बनाऊं, कैसे बनाऊं होटल, लग्जरी बनाऊं, कमजोर बना दूं, लॉज बना दूं, उसकी मेंटेनेंस कैसे रख। मैं मान रहा हूं कि 5,000 रुपए का रेंट पे करने में जो कंफर्टेबल है वो मेरा ऑडियंस हो गया, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और मैंने होटल बना दिया, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा कस्टमर कौन है। मैं ये मेरा सवाल ये है, तो रोड में खड़ा हूँ और रोड से जो लोग निकल रहे हैं, मैं क्या जान सकता हूँ कि उनमें से कौन मेरा कस्टमर है जो मेरे होटल के अंदर आने वाला है। नो वन नोज इट। इस दुनिया में कोई भी बिजनेस में कोई भी आदमी ये नहीं जानता है कि उसका कस्टमर कौन है, कोई भी नहीं जानता इस दुनिया में। अब गेम क्या है फिर, गेम सिर्फ ये है कि अपना ठेला लगाओ, आप ठेले को ऐसा सजाओ,
ठेले को ऐसे सजाना है, ऐसा बनाना है कि वो कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आ जाएगा। यही गेम है। मतलब बिजनेस को ये मालूम नहीं कि उसका कस्टमर, तो देयर इज ए सिलेक्शन प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है कि वो कैसे कैसे समझ पाएगा कि मेरा कस्टमर कौन आएगा, राइट। तो ऐसे ही ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही हमको भी समझना है, हमको भी ऐसा बनाना है कि हमारा कस्टमर ऑटोमेटिकली हमसे आके अट्रैक्ट हो जाए। समझ गया ना, हमको ऐसा सेटअप तैयार करना है कि जो कस्टमर मैं ढूंढ रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो कस्टमर मेरा ठेला को ऑटोमेटिकली देख के आ जाए कि बोले यार ये बताओ कितने रुपए किलो सेव है तुम्हारा, क्या समोसा, समोसा दे दो यार, रेट ही नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा समोसा दे दो। आप ठेले में जाते हो तो भी समोसे का रेट नहीं पूछते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो तो भी समोसे का रेट नहीं पूछते हैं। कस्टमर कभी रेट नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आया है, कस्टमर को रेट से कोई लेना देना नहीं है क्या किसी को लेना देना किसी चीज से, रेट से? रेट वो ऑलरेडी जान चुका है, क्वालिटी वो ऑलरेडी जान चुका है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने कस्टमर को लाने के लिए, उसको उसको आने के लिए आपने कौन सी रोड बना रखी है, उसका जर्नी डिसाइड किया है कि नहीं आपने। भाई मान लीजिए कि स्कूल आपका है और मेन रोड से उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो कस्टमर आ जाएगा क्या? आएगा क्या कस्टमर? किसी मान लीजिए पढ़ने का पैसा भी है उसके पास, किसी ऐसे पेड़ के पीछे स्कूल बनी है कि दिख ही नहीं रही है, उसको पता ही नहीं है, तो आएगा क्या? दिखना चाहिए ना, उसको पता तो होना चाहिए कि हमारा बिजनेस है और मैं किस किस तरह के ऑडियंस कस्टमर मेरे अंदर आ सकती है। ये सारी चीजें एक शोकेस है, करेक्ट। ऐसा चैलेंजेस अगर आपको पता है कि ये चैलेंज है, अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशन में, दैट्स ऑल, सिंपल। मेरा ये कहना है कि अगर ये चैलेंज है, अगर आपको लगता है कि मेरे इसमें ये बिजनेस में ये चैलेंज आ रहा है, तो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर हमको ये देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट्स ऑल। आप अपने पेपर में लिखिए कि द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इनटू इज नॉट ए प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज आवर प्रोडक्ट देन। प्रोडक्ट इज नॉट प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं है, देन व्हाट इज माई प्रोडक्ट? मैं क्या कैसे जोड़ूं? भाई आप एक तरफ बोल रहे हो कि 3 चीज चाहिए बिजनेस करने के लिए, एक कस्टमर चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, और आप बोल रहे हो कि हमारे बिजनेस में ये प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर प्रोडक्ट क्या है, फिर बिजनेस कैसे होगा? तो वी विल कम टू दिस पॉइंट नाउ। मैं उसी पॉइंट में आना चाह रहा हूँ कि आप एक्चुअल में, आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट मेन है। मेरा ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट मेन, प्रोडक्ट का कोई खास अस्तित्व नहीं, मेरा ये कहना है उसकी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट किस हद तक है और कहाँ पे है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि हमको ये जानना होगा कि हमारा कस्टमर कौन है। अब आप पहले इस सवाल का जवाब दिए कि आपका कस्टमर कौन है। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन, किस तरह का कस्टमर आपको चाहिए? वो आदमी जो आपका प्रोडक्ट लेके यूज करके बैठ जाए, या वो आदमी जो या आपके जैसा बिजनेस करे? आपका बिजनेस में कस्टमर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो आप प्रोडक्ट सजाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कस्टमर ढूंढना, ये तो बात तय हो गई, कंफर्म है यहाँ तक कि हमको अपना कस्टमर डिसाइड करना होगा, है ना, तभी हम प्रोडक्ट अपना डिजाइन कर पाएंगे, पैकेज कर पाएंगे, उसकी शोकेस कर पाएंगे। तो मेरा कस्टमर होना कौन चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कस्टमर आप पहले फिक्स करिए कि कौन होगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ऐसा आदमी जो सिर्फ प्रोडक्ट ले, यूज करे, घर में बैठे खूब तारीफ करे, रोज वीडियो बनाए, रोज जब भी रिकमेंडेशन करने की बारी आई कर दे, वो, या वो जो मार्केट में जा जाके तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ के वो प्रोडक्ट बेचे। तो अभी अपन ये बात करें कि हमारा कस्टमर, हमने कहीं, आप सब लोग समझिए, वास्तविकता तो यही है कि आप लोगों ने कस्टमर गलत चुना हुआ है। चुना है कि नहीं बताइए? हर आदमी को हमने ये मान लिया है कि यही आदमी सही है, इसी डिस्कशन करना चाहिए। जबकि मेरा ये भी कहना है कि कोई आदमी इस दुनिया में नहीं जानता कि मेरा कस्टमर कौन होगा। वो खाली ठेला लगा सकता है, राइट। ठेला लगा के मान लो कोई आए, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आपके कॉलेज की, स्कूल की जो भी फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स अमाउंट है फॉर 1 ईयर, और मान लीजिए मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं एक्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको मेरा एडमिशन करना पड़ेगा एक्स माइनस 100 रुपीज़ में। मैं इतना नहीं दूंगा, एक्स अमाउंट नहीं दूंगा, x/2 दूंगा आपको। आपका रिएक्शन क्या होगा मेरे लिए? मना कर देंगे, सीरियसली बात, मतलब आप समझ जाएंगे कि मैं गलत कस्टमर हूं आपके लिए। बिल्कुल सही। मना करेंगे ना भाई, बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स तो वही रहेंगे ना, कहीं पे भी रहेंगे, राइट। तो इसी तरीके से, इसी एक सिलेक्शन प्रोसेस से पता चल सकता है कि ये कस्टमर मेरा नहीं है, इसको रिजेक्ट करना। अगर होटल में दुकान खोला है, उसका मेरा रूम का रेंट 3,000 रुपए है,
और कोई आता है कि नहीं मैं तो 1100 रुपये में ही लूंगा, बगल वाला 1100 रुपये में दे रहा है, तो होटल वाला यही बोलेगा कि भाई साहब आप उसी होटल में जाइए, क्योंकि वो ये जान चुका है कि ये उसी होटल का कस्टमर है, मेरा कस्टमर नहीं है। राइट। आपको नहीं लग रहा कि हम लोग अपने बिजनेस में गलत कस्टमर को बोल रहे हैं कि नहीं तू मेरा कस्टमर है? बिल्कुल सर। एग्जैक्टली सर। उसको समझाने में लगे हुए हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी कमी है अपने, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा कस्टमर होना कौन चाहिए। अभी तक हम सबको कस्टमर मान रहे थे, यूजर को कस्टमर मान रहे थे, बट हमारा जो कस्टमर होना चाहिए वो बिजनेस माइंडसेट का इंसान चाहिए, हमें बिजनेस माइंडसेट का इंसान चाहिए। अब वो कैसे ढूंढे हम, ये यहाँ पे पूरी कहानी आ जाती है। या हमको बिजनेस में ये कैसा पता चले कि ये आदमी जो है वो बिजनेस करने योग्य है या नहीं है, ये कैसे पता चले? तो उसको सिलेक्शन करने के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, अब वो डिस्कस करते हैं अपन कि कैसे हम ये जाने कि ये आदमी हमारे लायक है या नहीं है। ये सिलेक्शन में अगर आपने उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनी डाल दी, यहां से अगर आपने चुना है, हिल बी योर कस्टमर, देन वही आपका कस्टमर है। आप सबको कस्टमर मत मानिए, आपको ये जानना होगा कि आपका कस्टमर कौन है, और उसी कस्टमर से आपको प्रोडक्ट बताना है अपना। प्रोडक्ट आएगा बाद में, प्रोडक्ट के बिना बिजनेस नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन उसको सेलेक्ट जो करना है, उस कस्टमर को ढूंढने का काम जो करना है, वो यहाँ पे भीड़ में से ढूंढना है। जैसे बाकी लोग तो रोड में लगा दिए, बट क्योंकि इंसेप्शन फेज में है बिजनेस, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस डेवलप करना है। अब वो फैमिली में है, फ्रेंड में है, अननोन है, स्ट्रेंजर है, दैट इज वो सब दूसरी कहानी है, कहीं पे भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। बट सिलेक्शन प्रोसेस जो आप हम और उसको प्रोडक्ट दिखा के कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं, और ये आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब होंगे इसमें। राइट। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, देन व्हाट इट इज अबाउट। इसमें होता क्या है फिर? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोडक्ट नहीं बेचना है तो होगा क्या? राइट। तो इस सवाल का जवाब जो है ना, एक सवाल में छुपा हुआ है कि सबसे पहले तो आप ये पूछो अपने आप से, व्हाई डू वांट टू डू बिजनेस? क्यों करना चाह रहे हैं आप बिजनेस? ये सवाल सुनने में थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लग रहा हो, बड़ा फुलिश लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि क्या बकवास सा सवाल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द मेन कोर आंसर टू ऑल दिस एवरी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हमारा, राइट, कि व्हाई डू वांट टू डू बिजनेस, देयर मस्ट नॉट बी एनी अदर आंसर टू दिस क्वेश्चन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। Business is always making profit, nothing else. Business is nothing but to make profit is business. That's all. मतलब business can never be a charity. We can do a business to do some charity, or charity could be a mission of our business. ये हो सकता है. But the main objective of doing some business shall always be making money. Always remember this. But मतलब ये ना तो क्वेश्चन इतना इजी है, ना इसका जवाब भी इतना इजी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको और ज्यादा थोड़ा वाइडर में समझना है तो देन आस्क अनदर बिग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछते हैं एक और। तो एक सवाल का तो जवाब 100% यही है, लेकिन इतना इजी नहीं है हो सकता। इस सवाल का जवाब है तो यही कि पैसे कमाने हैं, बट इतना सरलता से इस सवाल का जवाब, क्योंकि आप समझिएगा ये पूरी फ्लो ना आपके पूरे कस्टमर सिलेक्शन प्रोसेसर को बहुत इजी कर देगा। ये 5 मिनट का पूरा डिस्कशन है, बट इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो दूसरा सवाल ये है कि पैसे क्यों कमाने हैं? अगर आपको बिजनेस करना है पैसे कमाने के लिए, तो मेरा दूसरा सवाल है कि पैसे क्यों कमाने हैं, बताइए। एक जवाब हो सकता है कि खाने के लिए, रहने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कार खरीदने के लिए, करेक्ट, इसीलिए तो पैसे कमाने हैं, और काय के लिए कमाने हैं, राइट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप बोलते हो कि मुझे कार खरीदना है, इसलिए मुझे पैसे कमाना। तो मेरा दूसरा सवाल है, कार क्यों लेनी है आपको? आप समझो, टिक डाउन करो और रूट सवाल पे जाएं, और वही रूट सवाल पे उस कस्टमर का सिलेक्शन प्रोसीजर का आंसर छुपा हुआ है। क्यों कार खरीदना है हमें? बताओ आप डॉक्टर साहब, कार क्यों चाहिए आपको? अगर भाई पैसे चाहिए तो पैसे किस लिए चाहिए? कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। मैंने अभी एग्जांपल में ले लिया कि कार लेना है। कार क्यों लेना है आपको, बताइए आप। Just to have a comfort in my life. लाइफ में कंफर्ट तो बेड में भी मिलता है सर, कार क्यों चाहिए? So traveling comfort. ट्रेवल के लिए, राइट। आपका आंसर है ट्रेवल करना, है ना, टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट।
तो मेरा जवाब ये है सर, ट्रैवल तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कर सकते हो, बहुत सारे वेज हैं, कार ही क्यों चाहिए आपको? सर एक एक उससे आपकी एक आपकी सोसाइटी के अंदर एक 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 पर्सनल वेरी आपकी वो गुड, बनती है, नाउ यू हैव कम टू द राइट। स्टेटस बनता है आपका, स्टेटस सिंबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। वहां पे आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, वहां पे आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको कार के ओनरशिप की एक मतलब वो एक सोशल इमेज क्रिएट होती है। तो सर ये सबसे सारे बड़ा एक्चुअल में रूट कॉज जो है कार खरीदने का वो है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल। सर एक्चुअल में किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी इस सवाल का जो भी जवाब आप घुसोगे, बेसिक आंसर तो टू अर्न मनी ही होगा, बट उसके बाद जब भी आप कोई नेक्स्ट सवाल में जाओगे तो उसका लास्ट में जो जवाब आने वाला है वो आपका वो सवाल का जवाब वो वही होने वाला है कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस जुड़ी है उससे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझना आप इसको, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, आप उसको प्रोडक्ट बेच के प्रोडक्ट की तरफ ओरिएंट कर रहे हैं, जबकि वो ढूंढ कुछ और रहा है। समझिएगा, अगर कस्टमर की नीड आपने बेच दी तो कुछ भी ले लेगा आपसे वो। कस्ट लोगों को एप्पल इसलिए नहीं खरीद रहे कि एप्पल एक मोबाइल है। लोगों लोगों का जो आप बोल रहे हैं ना, स्टेटस सिंबल बेच रहा है वो, और लोग स्टेटस सिंबल के चक्कर में मोबाइल ले ले रहे हैं। भले ही यूज सैमसंग करते हो, लेकिन एक एप्पल जरूर रख रहा है वो, क्योंकि वो आज की डेट में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे नहीं बिक रहे हैं, इसीलिए बिक रहे हैं। आप समझना अभी इस चीज को, राइट? तो मेन जो है वो मतलब सारे इस तरह के जितने भी सब क्वेश्चंस हैं जो एक मेन क्वेश्चन से अराइज होगा, और मेन क्वेश्चन है व्हाई डू वांट टू डू बिजनेस, तो जो भी उसके सब क्वेश्चंस अराइज होंगे उसका जो जवाब है विल कम टू, है ना, फाइनली कम टू हैप्पीनेस, ईगो सेटिस्फेक्शन, सोशल इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एटसेट्रा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी लोग पैसे कमाते हैं एक्चुअल में वो सिर्फ रहने खाने एंजॉय करने के लिए या कार के लिए नहीं कमाते हैं। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि इफ वी हैव मोर मनी वी कैन बी हैप्पियर। पैसे को हम हैप्पीनेस से जोड़ के रखे हुए हैं, समझो आप बात को, पूरा गेम। एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट सिंस आवर चाइल्डहुड। ये पूरी समाज को, सबको ये बताया गया है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा हैप्पी होंगे। एग्रीड और नॉट, टेल मी। मतलब आप सब लोग अगर ऐसा लगता है कि नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा खुश होंगे, ऐसा मानते हो आप? सर ये मानना ही टू एन एक्सटेंट यू कैन से यस इट इज बीइंग टॉट इन आवर सोसाइटी, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट ट्रू ऑल्सो। ये हमको लाइफ के लेटेस्ट स्टेजेस में आकर ही पता लगता है। 100%, क्योंकि अगर ये सही होता तो हर पैसे वाला आज आदमी पैसे बहुत वाला खुश होता। एग्जैक्टली सर। एक्चुअल में हमें पैसा नहीं चाहिए सर। हमको हम देखिए सर, मैं अपने आप को कस्टमर मान रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि हर कस्टमर मेरे जैसा होगा, क्योंकि कस्टमर इज किंग। तो मुझे उसकी साइकोलॉजी समझनी, और वो हम अभी बस 10 मिनट और में हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमको हम कैसे अपने राइट कस्टमर को ढूंढें। क्योंकि हर आदमी को सर पैसे से नहीं खरीद सकते आप बोल नहीं सकते हो कि तू पैसे कमा ले। वो बोलेगा भैया तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, मैं तो खुद ही कमा रहा हूँ। क्योंकि कस्टमर हमेशा बेचने से बचना चाहता है, वो भागेगा कोई भी हो। और फैक्ट तो ये कि आपसे तो नहीं लेगा, किसी और से भले ले ले, आपसे नहीं लेगा। आपसे तब लेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। वो बोलते भी हैं कस्टमर कि हम तो तुम्हारी दुकान में इसलिए आए क्योंकि हमारे मतलब उधार लेना था, नहीं तो उधार नहीं पैसे होते तो क्या तुम्हारे पास आते। मेन गेम ये है कि ये जो हमको सिखाया गया है ना कि हमको ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा खुश होंगे हम, ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी हमारे अंदर, ये एक्चुअल में गलत है। ये एक ट्रैप है। ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड, एस्टेब्लिश ब्रांड, वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को जाके टारगेट करते हैं जहाँ पे वो आदमी का इमोशंस खतरनाक तरीके से मतलब एम्प्टी होता है। समझ गए आप? वो वहां पे टारगेट करता है जहां पे वो कस्टमर को वो नहीं मिल रहा है कहीं, और वो प्रोडक्ट को वहां से आके अटैच कर देता है। तो लोग उस चीज को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हमको अपने कस्टमर को ढूंढना है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि हम लोग कैसे ढूंढें। तो जो मेन टॉपिक है वो है होना चाहिए हमारा एस्पिरेशन को लेके। अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सब लोग एक बार बात करते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास जो भी पैसा चाहिए, जितना भी चाहिए, 10 करोड़ 100 करोड़, अगर मान लीजिए वो सारा पैसा आपको दे दिया जाए तो आइडियल लाइफ कैसी होगी? सर सबसे पहले तो ये ना हाउ मच इज मच, नो वन कैन डिफाइन। करेक्ट, वो तो हो नहीं सकता सर। भाई मान लीजिए आज आपके पास मान लो रुपये से देखा जाए जीवन को,
तो अगर आज 5 लाख रुपए में है तो हो सकता है कल आप हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा जागृत हो जाए आपकी। बट वहीं पे आते हैं अपनी पिछली स्लाइड जो थी कि आपको जो पैसा चाहिए वो एक्चुअल में क्यों चाहिए। तो कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उसके माध्यम से आप लास्ट में तो अपना या तो ईगो या अपना सोशल इमेज या आप अपनी हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश कर रहे हो ना, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये मान रहे हो कि मनी इज द टूल, मनी इज द टूल, मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल, मनी इज नॉट द गोल, मनी इज जस्ट अ टूल। तो गोल क्या है? गोल है होना जो चाहिए एक्चुअल में, जो एस्पिरेशन है वो होना चाहिए मनी फ्रीडम। अभी मनी फ्रीडम क्या है कि मनी फ्रीडम इज नॉट हैविंग मनी, मनी फ्रीडम इज माइंडसेट। बिना पैसे हुए भी मनी फ्रीडम एक माइंडसेट के तरीके से काम करेगा। मनी फ्रीडम का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई चीज प्रोडक्ट आप ले रहे हो और उसको लेने से पहले अगर आपके बिहेवियर में उसका प्राइस टैग देखना है एग्जाम्पल, या उससे कॉस्ट से रिलेटेड बार्गेनिंग करना है, या आपको ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया तो आपके पास दूसरा नेक्स्ट चीज खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से आएगी। तो ये जो विचारधारा में अगर हम अटके हुए हैं, वी आर नॉट इन मनी फ्रीडम, दैट्स ऑल। अगर हम ऐसी विचारों में अभी भी फंसे हुए हैं, भले हमारे पास पैसा है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो पैसे घर में रखे हुए हैं लेकिन वो इस विचारधारा से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मनी फ्रीडम इज नॉट हैविंग मनी, मनी फ्रीडम इज माइंडसेट। तो मनी फ्रीडम होना एक बड़ा इंस्पिरेशन है, हर आदमी का है, हर आदमी के दिल में ये तमन्ना है। लास्ट में समझना बात को आप, मतलब अगर वो उसको डिग डाउन करके वो खोजेगा तो वो चाहेगा कि यार मनी फ्रीडम चाहिए मेरे को, नहीं लड़ना भाई से मेरे को पैसे के लिए। भले पैसा ना हो लेकिन पैसे को लेके आपकी मानसिकता अच्छी हो, पैसे को लेके जो साइकोलॉजी है, जो स्वभाव है आपका, वो कभी ना बदले, पैसे हो या ना हो। दैट इज मनी फ्रीडम। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज एवरीथिंग इज प्रोसेस, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। माय क्वेश्चन इज डू यू वांट टू हैव in money freedom mindset or not? My question is to you. नहीं सर, that is true, that is absolutely true कि हमें चाहिए, बस ऐसी बस मानसिकता आपको चाहिए ना, आपको हाँ। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आपको चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए सर, पैसे At नहीं any लेकिन cost? पैसे, लेकिन At any cost? फिर भी मैं पैसों के लिए टेंशन ना आए मेरे लाइफ At में, any भले cost? पैसे ना हो मेरे पास। मान लो कि आपके पास पैसे हैं, हाँ। जो भी मैंने बोला ना, मेरे के 10 20 50 100 200 करोड़, जो भी पैसा आप चाह रहे हो, सोच लो कि पैसा आपके पास है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप। सर यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको यहाँ डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मैं और जैसे मेरी वाइफ है घर में, राइट, मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसा बहुत है यार, तू टेंशन ना ले, जो चीज चाहिए होगी अपने आप आ जाएगा। लेकिन मेरी वाइफ की प्रॉब्लम ये है कि नहीं, इतना पैसा तो चाहिए, इतना पैसा तो चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही हो, हाँ सही 100% सही बोल रही है। क्योंकि बात समझिएगा अभी आप, अब अपन आएंगे उसी पॉइंट पे आएंगे, और उनका कहना आपके कहने से ज्यादा स्ट्रांग है। आप कह रहे हो कि सब कुछ है मेरे पास, आप गलत नहीं हो, सही बोल रहे हो, लेकिन वो जो कह रही है कि फिर भी पैसा चाहिए, वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब आप समझो, अब अपन आते हैं उस पॉइंट पे कि चलो ये बताओ कि आप ऐसे, हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी एक आदमी को ऐसा जानता है जिसके पास अथाह पैसा है, समुद्र के बराबर पैसा है। हर कोई आदमी किसी न किसी एक ऐसे आदमी को जानता है अपने जीवन काल में। बिल्कुल। आपको मेरे बोलते ही ये लग रहा होगा, तुरंत उस आदमी का नाम भी याद आ गया होगा कि ये तो उसकी बात कर रहा है। एग्जैक्टली। अभी थॉट आ गया होगा, ये हो सकता है 2-4 लोगों के नाम आ गए हो कि हाँ ये भी है, वो भी। इतना पैसा है सर, इतना पैसा है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप उनके घर में जाके देखिए, दरिद्रता से भरा हुआ है घर। दरिद्रता मतलब पैसों के लेके सारे विवाद चल रहे हैं, जहाँ जितना पैसा है सारे भी दरिद्रता इसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से। मैं मतलब अगर इसका कोई और मीनिंग होता होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे पैसों को लेके बड़ी वो है। तो एक्चुअल में क्या होता है सर, मनी फ्रीडम, आप अगर समझने का प्रयास करेंगे ये शब्द को, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है। ये एक साइकोलॉजी है सर, पैसों को लेके आपका स्वभाव कैसा है वो कहलाता है। इसके लिए बुक भी आती है, मनी साइकोलॉजी, दुनिया भर की बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें हैं। एनीवेज, तो बेसिकली मनी फ्रीडम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो, अगर वो उसको रियलाइज हो जाए कि यार वो, उसको पता है, वो किसी आपसे नहीं बोलेगा, आपसे कभी नहीं बोलेगा सर कोई भी आदमी यार मैं मनी फ्रीडम में नहीं हूँ। रिक्शे वालों को बोलोगे तो वो भी बोलेगा अरे छोड़ यार मेरे को कोई टेंशन नहीं। साहब कोई आदमी इस बात पे नहीं करेगा, समझ गया ना। लेकिन उसको मनी फ्रीडम चाहिए। मनी फ्रीडम अगर उसको परिभाषित कर दिया जाए तो वो बोलेगा यस मुझे चाहिए ये, क्योंकि
सर लास्ट में क्या होता है ना, मरते समय तो आदमी कभी नहीं रोता कि यार मेरे पास, यार मैंने मर्सिडीज क्यों नहीं खरीद ली थी। उस समय उसको यही ख्याल आएगा, ये इसके ज्यादा ख्याल आएंगे कि काश मैंने अच्छे से जीवन जी लिया होता। राइट, तो ये एग्जैक्टली। हाँ। एग्जैक्टली सर, यही बात है सर। मतलब जो बोले ना, पैसा होना चाहिए, मनी फ्रीडम। मतलब आपके पास पैसा नहीं, फिर भी आप एंजॉयमेंट कर सकते हो। नहीं नहीं, तो वो इतना सरल नहीं है सर बोल देना। मनी, पैसा नहीं होगा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। मैं वहां पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मान लो पैसा है, मैंने बोला ना मान लो पैसा है। आपका पूरा जीवन हर आदमी का पैसे कमाने के लिए ही जा रहा है, पैसे को डिनाई नहीं कर सकते सर आप। पैसे के बिना जीवन में कोई रंग नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपके पास पैसा है, और पैसा होने के बाद भी अगर आप चीजों के बार्गेनिंग में, पैसों को लेके अगर आपके विचार दिमाग में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर वो विचारों की लड़ाई में आप फंसे हुए हो तो यू आर नॉट इन मनी फ्रीडम, मेरा ये कहना है। दूसरा, टाइम फ्रीडम, ये मैं वो बोल रहा हूँ जो आपकी चाहत होगी। हर कोई इस चाहत में आएगा कि यार पैसे हो ना हो, मैं किसी से नहीं लड़ना झगड़ना चाहता, मैं किसी से कभी बार्गेनिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो टाइम फ्रीडम। यहाँ पर मैं सभी लोगों के सामने विकास सर का एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा। मैं अभी पीछे इंदौर में था, और हम दोनों कार से जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो फ्रूट्स खरीद लेते हैं। तो आई लिटरली गेट डाउन, और मैं कार से नीचे उतरा, हम दोनों ही उतरे। तो मैंने उससे पूछा क्या रेट दे रहा है, उसने रेट बताया, और फिर मैंने उससे माल मोल भाव किया, कि जो कि जनरली हमारे स्वभाव में होता है। और उसके बाद में जब हम घर पर आए, तो विकास सर ने मुझे बोला ये चीज कि सर आपकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी बार्गेनिंग नहीं करता, मैं लाइफ में कभी भी बार्गेनिंग नहीं करता। तो मेरे को उस दिन पहली बार ये लगा कि दिस इज ऑल्सो ए माइंडसेट। ये भी एक माइंडसेट है आपका, और अगर एक बार वो माइंडसेट आपके माइंड में बैठ जाता है, तो आप ये दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए मनी फ्रीडम सर। ये हाँ, सर यही प्लीज। है मनी फ्रीडम सर। मैं मतलब तारीफ की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ चलो नहीं कर सकते पूरा, कभी जिंदगी में ऐसा पैसा किसी के पास नहीं रहता कि यार मेरा ये भी मन किया, मैंने ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, और फिर पैसे हैं और वो जैसे कुएं में पानी झिरता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता किसी के जीवन में। बट मेरा ये कहना है कि नहीं होगा तो ठीक है, वो अलग बात है कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता। मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी की, कि पैसे के इस विवाद में अगर मैं फंसा हुआ हूँ, पैसों को लेके अगर इस कश्मकश में मैं फंसा हूँ, मेरा मेरा आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी समस्या का समाधान यहाँ पे है कि अगर आप लोगों को ये बेच सके ना, समझो आप, आपका प्रोडक्ट बेचना इजी हो जाएगा सर। 20 लाख रुपए दोगे ना, लोगों को समझा पाए अगर आप, 20 लाख रुपए दे देंगे आपको कि सर प्लीज मेरे को इस जंजाल से निकालो। यू गेट टू अ राइट कस्टमर। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो थोड़ा सा, मैं बताऊंगा करना कैसे, बट अभी मैं आपको खुद ही आपके मतलब ब्रेन को चाह रहा हूं कि आप इस चीज को समझो, इस साइकोलॉजी को। राइट, तो ये मनी फ्रीडम जो है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको हमको खुद को चाहिए, मुझे तो चाहिए, और मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए। राइट, मुझे हर कीमत में चाहिए। आई डोंट नो अबाउट एनीवन, बट मुझे हर कीमत में चाहिए मनी फ्रीडम। मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में रुपया को लेके कोई विचार ना आए कभी। मैं ऐसा अपने आप को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आ गया मेरे को तो मेरी झंझट ही खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। अगर ये विचार में मैं पूरी तरीके से संपूर्ण अपने आप को ले जा पाया तो फिर सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी मेरी। लोभ, लालच, लड़ाई, दंगा सब बंद हो जाएगा। मैं नहीं हूँ पूरी तरीके से, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि उसी दिशा में चलूँ। एनीवेज, दूसरा दूसरा सर इंस्पिरेशन मेरा सर जो, एक हाँ सर बोलिए। एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें वो रिच डैड सिर्फ एक ही चीज समझाता है कि यू शुड नो दैट हाउ टू इन्वेंट द मनी। करेक्ट, आपको मनी को इन्वेंट करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। वो दिमाग भी वही होना चाहिए। इसका एग्जैक्टली। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लो कि हमने खेत में जो है पानी हमको रोकना है, और पानी कहीं से लेके आना है, तो हम रोकने में खेत में जब हम रोकते हैं तो अगर हमने डैम बना दिया तो पानी रुक गया वहां पे, उसकी सप्लाई खत्म हो गई। हम ज्यादातर यही मानते हैं कि हम रोक देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। रोकने की बजाय अगर हम आने की इनकमिंग ज्यादा कर दे तो भी ज्यादा हो सकता है। लोगों को सर ये माइंडसेट में आप, मैं बुक नहीं पढ़ा हूँ एक्चुअल में, मुझे बहुत रुझान नहीं है किताब के पढ़ने की तरफ, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, पर कोई मुझे ऐसे पढ़ के बता दे तो। बट मैं अपने
मतलब सूझबूझ से बता रहा हूँ आपको कि, और 97% लोगों को इस संसार में ये लगता है कि दे कैन बी रिच बाय सेविंग मनी। 97% लोगों को ये लगता है कि दे कैन बी रिच बाय सेविंग मनी। सर मेरा मेरा कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है, द मोर यू स्पेंड द मोर विल कम। मैं आपकी बात कर नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोगों की ये विचारधारा है कि वी कैन बी रिच बाय सेविंग मनी। मार्वल सर मैं सही बोल रहा हूँ? लोगों का ये विचार है कि नहीं है कि अगर मैं पैसा जोड़ जोड़ के मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा? कोई आदमी इस दुनिया का, एक सिंगल आदमी भी जोड़ जोड़ के बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, वो अमीर आदमी नहीं बन सकता है। ज्यादा बड़ी तादाद ऐसे लोगों की ही है जो ऐसा सोचते हैं। राइट, वेरी ट्रू सर। लेकिन वो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा जोड़ सकते हैं, वो गलत नहीं है। पैसा जोड़ लिया उन्होंने, है उनके पास 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ सब है। मैं बोल रहा हूँ अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अमीरी एक आदत है। सर मानसिकता है। अमीरी एक आदत है। अमीरी और जैसे कंगाली और गरीबी दोनों अलग अलग वर्ड है। मैं कंगाल हो सकता हूँ, कई बार होऊंगा, दिन में, महीने में, साल में, जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गरीब नहीं बनना चाह रहा। गरीबी मानसिकता है, कंगाली पैसे होने और न होने के बीच का अंतर है। आप समझिएगा, इन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में आप खुद अपने लिए समझो पहले। अगर मैं ये बोलूं कि राहुल गुप्ता जी, इन दोनों में से कौन सा राहुल गुप्ता बनना पसंद करोगे? कि पैसा होते हुए भी उस मानसिकता में फंसे रहना, या पैसा ना होते हुए भी पैसे के लिए कोई, कौन सा राहुल गुप्ता बनना चाहोगे आप? बताओ, आपकी क्या इंस्पिरेशन है? टू हैव मनी फ्रीडम और नॉट टू हैव मनी फ्रीडम? मतलब हमारी एस्पिरेशंस क्या होनी चाहिए? मैं वहां पे बात करना चाह रहा हूँ। क्या होती है? मेरी तो है, मैं चाहता हूँ कि मनी फ्रीडम आ जाए। पैसा हो ना हो से जीवन ऊपर चला जाए। मेरी ऐसी एस्पिरेशन है, मेरी चाहत है। क्योंकि रुपया कितना भी होगा उस पे तो मैं कभी लगाम नहीं लगा सकता, बट मनी फ्रीडम मैं बिना, आज से शुरू कर सकता हूं उसकी प्रैक्टिस। छोटे छोटे प्रैक्टिस कर सकता हूं। एक चीज का कसम खा लूंगा कि चलो नहीं, बाकी प्राइस टैग देखूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं देखूंगा कि 100 रुपए की चीज होगी तो ही लूंगा। मानता हूं उसको बढ़ाएंगे कभी, लेकिन मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा। चलो इतना तो मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कि मैं नहीं लड़ूंगा किसी से। वो 100 बोलेगा तो जमेगा तो लूंगा, बार्गेनिंग नहीं करूंगा, 99 नहीं बोलूंगा उसे मैं। भाई आप, सर हाँ, शायद आपकी यही जो चीज थी, उसने मुझे उस दिन इस बात को रियलाइज कराया कि मैं गरीब हो गया। लिटरली आई फेल्ट लाइक दैट, कि जब मैंने उसके एक फल वाले को कहा कि नहीं भैया तू 50 रुपए किलो दे रहा, नहीं 40 रुपए दे दे। मतलब मैंने 10 रुपए की बार्गेनिंग तो कर ली, मैं जीत तो गया, लेकिन भीतर जो, जब आपसे बात हुई, जब आपने पूरा कंसेप्ट समझाया मुझे, तो मुझे वास्तव में महसूस हुआ कि मैं आप गरीब हो गया खुद यार। सोचो सर, आपका काम है, आप खुद सोचो सर, वो वही पैसे से, जो पैसा आप 100 रुपए देने वाले थे उसको, जिसकी जगह में आपने 90 दिया, अगर वो वही 100 रुपए से, वो 100 रुपए से अपने बच्चे के लिए हो सकता मिठाई ले आता, किताब खरीदता, घर में खाना, मतलब वो 10 रुपए अगर और जाते तो वो और प्रसन्न एक्स्ट्रा होता कि नहीं होता? लेकिन जो 10 रुपए कम हुए उससे उसको, मतलब दे दिया उसने, मैं मानता हूँ दे दिया उसने, और हंसते हुए भी दिया होगा, लेकिन कहीं ना सर कहीं मैंने तो, मुझे तो लगा कि मैंने उसे एक्सप्लॉइट करा है। बेसिकली मुझे लगा कि मैंने उसको, उसकी जरूरतों को एक्सप्लॉइट करा मैंने। करेक्ट। अब वो कैसी वाइब्रेशन हमको देगा बताओ आप? वो बहुत गलत वाइब्रेशन देगा सर वो। अब उसकी क्या मजबूरी थी, उसके घर में बच्ची बीमार है या बच्ची की फीस भरनी है, somehow he has compromised। लेकिन वो हमारे वाइब्रेशन से उसने अपने सामान दिया अपने मुझे। साथ सोचिए, मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन पे गए और मान लो वो कह दे कि नहीं हमको डिस्काउंट दो, या आप योगा सिखाते हैं, कोई बोल दे कि नहीं आपकी फीस अगर 3000 है, मैं 3000 नहीं दूंगा, मैं 2000 दूंगा, कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो ये इसलिए समझना सर कि ये सब ना बहुत बड़ा ट्रैप है सर। और आप सोचो कि बचपन से लेके आज तक कितने रुपए हमने बचाए होंगे बार्गेनिंग में, आप बताओ। अगर सबका हिसाब लगाते तो मुझे लगता है कम से कम 20-25 लाख रुपए होगा, अगर हर जगह की बार्गेनिंग जोड़ ली जाए। एक रफली मैं बोल रहा हूँ, कहाँ गए वो 25 लाख? नहीं है मेरे पास आज। राइट, आप समझो, मैं इस बात की सर रियलिटी आऊंगा इसको मैं। मैं सिर्फ, सर इस बात को मैं सिर्फ एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश का प्रोवर्ब है, that if you give the peanuts only monkeys will come। राइट, अपन आएंगे सर, ये स्लाइड के खत्म होते तक आपको पूरा गेम समझ में आने वाला है। मनी फ्रीडम इज द बिगेस्ट एस्पिरेशन एवरीवन नीड्स टू हैव इट। टाइम फ्रीडम हर कोई चाहता है सर कि मैं जब चाहूं तब
ऐसा नहीं है टाइम फ्रीडम का मतलब है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं 12 बजे उठूंगा, ये दिस इज नॉट टाइम फ्रीडम। ये गलत है धारणा। अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस करने का मतलब ये है कि मैं जब चाहूंगा तब उठूंगा, जब मैं चाहूंगा तो काम करूंगा या नहीं करूंगा, ये नहीं है टाइम फ्रीडम। गलत डेफिनेशन है इसकी भी। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आई विल नॉट ट्रेड माई टाइम फॉर मनी। आई विल नॉट ट्रेड माई टाइम फॉर मनी। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय नहीं बेचूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं सिस्टम बनाने की, मैं काम करूंगा, मेरे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लो अब मेरा मन है अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का, मेरा मन है आज मूवी देखने का, तो मेरे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि अगर मैं वहां चला गया तो मेरा तो पूरा बिजनेस काम लॉस ही हो बंद हो जाएगा। जाएगा, मेरे अर्निंग राइट, कैसे आएगी। सो बिल्कुल। अगर टाइम इन्वॉल्व है पैसे आने के लिए, अब आप समझना कितना भी रईस आदमी होगा उससे पूछो आप, उससे ऐसे डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, ईगो हर्ट होगा। बट अगर आप उससे पूछो कि सर कैसा हो कि अगर आप ही का बिजनेस ऐसा हो जाए, ऑटोमेट हो जाए कि अगर आप कभी मान लो 50% समय वहां से बचा के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहो और आपका बिजनेस उसी तरीके से चले, तो क्या ऐसा ऐसा करने की इच्छा है आपकी? यहां से शुरू करो आप। वो रो देगा सर, रो देगा, लिटरली आंसू निकल जाएंगे सर। विश्वास मानो, करके देख लो प्रैक्टिस आप। वो बता देगा कि हालत ऐसी खराब है कि भैया पैसे रखें, पैसा खर्चा करने के लिए टाइम नहीं, पैसा खर्चा करने के लिए टाइम नहीं। टाइम फ्रीडम इज द बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट एस्पिरेशन। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यू कैन ओनली हैव मनी इफ यू हैव टाइम फ्रीडम। यू कैन नॉट हैव मनी इफ यू डोंट हैव टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम सबसे बड़ा पैसा है। तीसरा सबसे बड़ा एस्पिरेशन है फन एंड एंजॉयमेंट। कितने लोगों के जीवन में आपको लगता है फन एंजॉयमेंट को क्या सोचते हो आप? मूवी गए हैं तो एंजॉयमेंट है, खाना खाने चले गए एंजॉयमेंट है, वाटर पार्क चले गए एंजॉयमेंट है, क्या लगता है आपको एंजॉयमेंट है? वहां पे भी साल दिमाग में वही चल रहा है। सर एंजॉयमेंट कर रहे हैं लेकिन वो फोर्स्ड एंजॉयमेंट है वो। तो आप समझो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे के अलावा जो जिंदगी है, जो आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हो, वो कहाँ है बताओ आप मेरे को, किसके जीवन में बताओ आप। आपको अपने आसपास इर्द गिर्द जितने लोगों के साथ जीवन जीते हैं उन सबके साथ ढूंढिए आप। रेयरली लोगों को पाएंगे, रेयरली, जो बोलेंगे हाँ यार टाइम फ्रीडम भी है, खूब फन एंजॉयमेंट है, बोल रहा है वो, अरे मैं तो बड़ा मजे में हूँ, बोल रहा है। वो बत्ती बंद होती है ना घर की, तब फिर पता चलता है असलियत क्या एंजॉयमेंट है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे परेशान है एक्चुअल में, ये समस्या का कारण है। और एवरी बिजनेस इज ए सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम, याद रखिए। मैंने प्रोडक्ट में बोला था ना कि इट शुड गिव सम वैल्यू। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रखे हैं, यू आर नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू। वो मैंने बोला था ना कि आपसे कोई क्यों ले प्रोडक्ट, बताओ मेरे को, वो तो सब सर दे आपने देंगे। क्या बोला अभी? एवरी बिजनेस इज ए, अभी शब्द बोला आपने कि एवरी बिजनेस इज ए प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस है, अगर आप जैसे योगा सिखाते तो वो किसी एक समस्या का समाधान है आपके पास, इसलिए आपका बिजनेस यस यस यस, वेरी ट्रू सर, एग्जैक्टली। मतलब कहीं प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन अगर आप नहीं फिल कर रहे हो तो इट कैन नॉट बी अ बिजनेस। वेरी ट्रू सर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सर, जहाँ पे किसी की नजर नहीं है, बाकी तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप ये जिस दिन हमें ये समझ में आ गया ना कि हम जो भी बेच रहे हैं एंड इट इज अ सॉल्यूशन फॉर समबडी एल्स, वी विल पिच द सेम। बट आप क्या समझो बात को, आप क्या पिच कर रहे हो? आपको मैं अभी एक चीज बताऊंगा गोल्डन सर्कल के बारे में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ all the big brands. Trust me, we are talking about the deepest secrets of all the big brand in the world. सब लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। ये है निश मतलब कि वहां जहां कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा हो, इसलिए उनका प्रोडक्ट होते हुए भी कि कोई कंपटीशन नहीं है। चौथा चीज, सबको रिकॉग्निशन चाहिए। हर आदमी इस दुनिया में, अब जो आदमी जी रहा है, हर आदमी को अपने हिस्से का, उसके हिस्से का मान सम्मान चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैंने जो भी किया है उसका रिकॉग्निशन मुझे मिले। चाहे घर में हमारी महिलाएं हो, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, हर आदमी की
चाहत में पैसे के साथ साथ में रिकॉग्निशन है। पैसा दे के भी जिंदगी में कोई आदमी अपना मान सम्मान नहीं खरीद सकता, कभी भी नहीं खरीद पाएगा। अवार्ड खरीद सकते हो आप, ट्रॉफी खरीद सकते हो, सम्मान नहीं मिलेगा पैसे से, राइट। रिकॉग्निशन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्यों यहाँ से हैप्पीनेस आएगी। जैसे वहां पैसा कमाना था, कार से लास्ट में आ गया था ना हैप्पीनेस में, तो हैप्पीनेस यहाँ से आता है एक्चुअल में। मनी फ्रीडम से हैप्पीनेस आएगी, टाइम फ्रीडम से हैप्पीनेस आएगी, इंजॉयमेंट से हैप्पीनेस आएगी, रिकॉग्निशन से हैप्पीनेस आएगी, सोशल वर्क से, सोशल हमको कंट्रीब्यूट करना है समाज में, हमको मान लो चैरिटी करना है। अब साला खुद ही जेब में पैसे नहीं है, चैरिटी क्या करेगा आदमी? चैरिटी भी मानसिकता है कि नहीं है बताइए आप? कितने लोग पैसा होने के बाद भी चैरिटी नहीं कर पाते हैं? बहुत से लोग सर। बट करना चाहते हैं, बट वो माइंड, वही तो बात है। बात समझो कि पैसा होते हुए भी वो गरीब है, पैसा होते हुए भी उसके पास जीवन में समय नहीं है, पैसा सर मैं होते यहाँ हुए पर भी। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल शेयर करूंगा आपकी बातों का, मतलब मैं कैसे उस बात को, मैं आज जो अभी आप जो बोल रहे हो मैं उसको कैसे पूरा कर पाया। मैं जैसे अभी मैं यहाँ सोसाइटी में हम लोग नए आए और मैं योगा क्लासेस मैंने शुरू करी यहाँ पे, एंड आई वाज चार्जिंग, मतलब मैं जो गुड़गांव में पैसे चार्ज करता था शायद उसका मैं 50% भी यहाँ में चार्ज नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद जब मेरे पैर में यहाँ फ्रैक्चर हुआ तो मुझे लगा कि मेरी क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो मैंने आपसे हेल्प मांगी कि सर मुझे आप अपना जूम कनेक्शन दे दीजिए और मैं यहाँ पर एटलीस्ट लोगों को, चलो मैं प्रैक्टिकल क्लासेस दूंगा, जूम पे क्लास दे सकता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि लोगों ने मेरे से ये पूछना शुरू कर दिया कि सर आपकी वहां तो क्लास में इतने पैसे लगते हैं, तो आप जूम पे क्या कुछ पैसे कुछ कम करोगे क्या, क्योंकि आप फिजिकल क्लास दोगे नहीं। मेरे को इतना अंदर से महसूस हुआ, मैंने कहा यार 1 महीने के लिए मेरी जूम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी लाना चाहते हो आप ले आओ, मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है जब तक मैं वहां पे प्रैक्टिकल क्लास आगे नहीं दे रहा हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि पीपल, लोगों को क्या लगा नहीं लगा, लेकिन मैं अंदर से बहुत सुकून मिला सर, मुझे बहुत सुकून मिला। तो जो आपने बोला ना कि चैरिटी भी एक मानसिकता है लोगों की, वो करना नहीं चाहते पैसा होते हुए भी नहीं कर पाएंगे ना सर। मैं सिर्फ बात, ये जो सारी चीजें लिखी हैं इनका कोई लेना देना नहीं पैसे से सर, आप समझो। बिल्कुल पैसा दे के खरीद के दिखाओ आप रिकॉग्निशन, चलो मैं बोलते कितना पैसा नहीं चाहिए। मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। पैसे से एंजॉयमेंट आता तो सब लोग एंजॉय कर रहे होते। बिल्कुल पैसा होने के बाद भी टाइम फ्रीडम किसके पास है? मनी फ्रीडम संभव ही नहीं है पैसे से, कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे सर, आप लेकिन समझो। मजे की बात सर, लेकिन मजे की बात ये देखिए कि ये 5 स्टेप आपने लिखे हैं, लेकिन पांचों स्टेप के लिए पैसों की जरूरत तो है सर पैसा तो फंडामेंटल है, बट मैं ये बोल रहा हूँ फंडामेंटल है। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप किसी को, आप हमारा सवाल कहाँ से शुरू हुआ कि हम कैसे लोगों को ढूंढें जो बिजनेस करेगा, बिजनेस क्यों करेगा वो, उसका सवाल हमने किया था, व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस। याद करिए सवाल, सब चीज लिंक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि हमने सवाल, जब हमने ये पूछा कि भाई कस्टमर कौन होना चाहिए, तो उससे पहले हम इस पे चले गए कि पहले तो ये बताओ कि बिजनेस करना क्यों है तुम्हें, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं बिजनेस करना आदमी पैसे के लिए नहीं चाह रहा है सर। जॉब वाला भी आदमी हैप्पीनेस में है, इन्हीं 5 चीजों के लिए चाहिए। जॉब वाला भी आदमी सर हैप्पीनेस में है, मनी फ्रीडम में हो सकता है, टाइम फ्रीडम में हो सकता है। इट इज नॉट ट्रू टू टारगेट उनको, जॉब वाले लोगों को, कि यार तू, तेरे पास तो जिंदगी में कोई खुशी होगी नहीं क्योंकि तेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, गलत बोल रहा है, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि अब बात समझो कि अगर कोई आदमी पैसे कमा रहा है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जिनकी बात कर रहे थे उनके साथ अगर आप बैठा के इन 5 चीजों का स्लाइड दिखा के उनसे अगर आप बात कर लो कि सर ये चीज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, इसको अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, जितना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो उतना ये जो हमने आज एक्सप्लेन किया, अगर ये एक्सप्लेन कर दो उसके सामने कि सर ये 5 चीजें आपके जीवन में, इनमें से क्या पिलर कमजोर है उसको उठाओ आप, नहीं तो आपके पैसे का और वो जो जिस लिए पैसा कमाए हो आप, जो हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, वो नहीं आएगी। कौन सा पिलर कमजोर है बताओ आप खुद ही। सर मैं बोला हूँ लिटरली रो देगा वो, आप करके देखो। अभी तक मैंने प्रोडक्ट की कोई बात नहीं की, अब अगर ये चीज अचीव करनी है, मान लो आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर गुप्ता जी, हेलो गुप्ता डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फन एंड एंजॉयमेंट की मेंटेलिटी, रिकॉग्निशन, आपको आपके हिस्से का मान सम्मान, सोशल वर्क, मतलब नेचर को, सोसाइटी को, इस यूनिवर्स को कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं है, ये 5 चीजें आपकी एस्पिरेशन की लिस्ट में हैं या नहीं है? टेल मी वन थिंग। सब लोग बिल्कुल है सर, आपको चाहिए ये सारी चीजें? बिल्कुल चाहिए सर, एट एनी कॉस्ट,
यस यस सर, यस सर। बिल्कुल है। मतलब ये सारी चीजें पैसों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, पैसा जो है तो है, रखे रहिए, कोई दिक्कत वो तो नहीं। एक अलग बात हो गई सर, लेकिन ये पांचों चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे चाहिए हमें। अभी बिल्कुल चाहिए। इसलिए चाहिए कि पूछ रहे हैं कि वास्तविकता में चाहिए। हेडेक के लिए तो आदमी परेशान है। चाहिए, सच बताइए, हर हालत में चाहिए कि नहीं? मतलब हर कोई बंदा यही ढूंढता है, लेकिन फ्रंट में पैसों को रखता है। वो रहेगा सर, मैंने सवाल का बोला था ना, देयर शुड नॉट बी एनी आंसर अदर देन टू अर्न मनी। अगर आप बिजनेस करने आए हो तो पैसा का कमाने के अलावा दूसरा कोई जवाब होना ही नहीं चाहिए। बट लास्ट में उस पैसे से जहां जाओगे, मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, नीचे। वही चीज है सर, यही सिर्फ ढूंढता है। पैसा कमा के तनाव लेने के लिए तैयार हो। चलो दूसरा सवाल, पैसे पैसे आ जाएं और तनाव जीवन में, मतलब ये सब चीज बना रहे कि चलो हमको नहीं, हम लड़ेंगे सबसे, हमको टाइम फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमको बस पैसा दे दो। बताओ सर कितने कोई लोग वैल्यू नहीं उस पैसे की। क्या वो value? पैसा फिर, वो पैसा डॉक्टरों के पास ही जाना है, वो पैसा मुकदमे में जाना है आपका फिर। राइट। अब देखो सर, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये सब चीज चाहिए तो आपको ये लगता है कि जो चीज हजारों करोड़ रुपए कमाने के बाद जो आदमी नहीं पाया है, वो क्या इस वजह से नहीं पाया होगा कि उसको पता नहीं है ये? उसको नहीं पता होगा। जिसके पास 500 करोड़ है वो ये नहीं जानता होगा कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इंजॉयमेंट, रिकॉग्निशन, कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जीवन में हैप्पीनेस के। जानता ही होगा ना, ऑब्वियसली सी बात। और आप आज जान गए तो आपको क्या लग रहा है कि बस कल से मिल जाएगा आपको ये? नहीं सर अचीव करना होगा। आप इसको कैसे अचीव किया जाए उस पे आते हैं, कैसे पा सकते हैं? अगर आपको चाहिए हर कीमत पे तो कैसे पा सकते हैं इसको? अब बीइंग ए प्रोस्पेक्ट, मैं आपसे प्रोस्पेक्ट की तरह से पूछ रहा हूँ कि सर आपको ये चाहिए प्रशांत जी, 100% आपको चाहिए, तो सर मेरी समझ से ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ द ओनली वे टू अचीव ऑल दीज 5 pillars of happiness easily is by building Network. community. बिल्डिंग There is no other way. There is no other way other than the building community, जिससे आपको ये सारी चीजें मिल जाए। आपको वापस लाता हूँ, आपको किसी भी बिजनेस से सर मनी, टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। अगर जब तक टाइम फ्रीडम कैसे आएगा? टाइम फ्रीडम तब आएगा जब आप पैसिव इनकम में जा चुके होंगे। पैसिव इनकम मतलब जहाँ पे आप काम नहीं करेंगे और काम आपके लिए कर होगा। आपको वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, राइट? तो कम्युनिटी अगर बनाना है आपको, मतलब आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है सर कम्युनिटी बनाना। कोई बिजनेस करते रहो आप, कुछ भी बिजनेस करिए आप, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस है आपका, नेता है, सब बनाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए उसको। लेकिन अगर आज का जो परिवेश है, अगर आज की डेट में किसी आदमी के पास कम्युनिटी नहीं है, वो आदमी गरीब है पैसा होते हुए भी। क्यों? उसका कारण बताता हूं। क्योंकि ये जो चीज आई है ये बेसिकली एक साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी, कम्युनिटी बिल्डिंग करने से साइकोलॉजिकल असर ये पड़ता है कि आपके पास टाइम फ्रीडम आता है, सबसे पहली चीज। और टाइम फ्रीडम ही बाकी चीज को लेकर आएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा तो इंसान पैसे की ज्यादा वैल्यू करेगा, टाइम की वैल्यू कम करेगा। पैसे की ज्यादा वैल्यू करेगा तो बाकी चीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो कम कर देगा। हर चीज में कंप्रोमाइज करेगा, पैसे को प्राथमिकता रखेगा। वो रेट की बार्गेनिंग करेगा पैसे की प्राथमिकता के चक्कर में, कहीं खर्चा नहीं करेगा पैसे की प्राथमिकता के चक्कर में, चैरिटी नहीं देगा पैसे की प्राथमिकता के चक्कर में। समझ गए? उसको मान सम्मान भी वो अपना खो देगा पैसे की प्राथमिकता की वजह में। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद टाइम फ्रीडम, और टाइम फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कम्युनिटी पे, और दूसरा कोई तरीका नहीं। दुनिया में कोई बिजनेस का नेचर ऐसा है ही नहीं जो आपको टाइम फ्रीडम दे सके अदर देन दी कम्युनिटी बिल्डिंग। आप देख लो, अगर कोई है तो आप बताइए मुझे, बताइए मुझे जहां से आपको टाइम फ्रीडम आ जाए, कोई भी टाइप का। मैं कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए बेस्ट एग्जांपल्स मैंने लगा रखे हैं, ये Amazon, Uber, जोमेटो, फेसबुक, ओयो, है कि नहीं है? बताइए। मैं ये एज ए प्रोस्पेक्ट डॉक्टर गुप्ता जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जोमेटो, फेसबुक, उबर इन लोगों ने बनाया है, हो सकता है इनके और भी कुछ बिजनेस होते हों, आई डोंट नो। बिजनेस तो ये अभी 2-4-5 साल के हैं, उससे पहले भी तो वो लोग कुछ कर रहे होंगे। तो ये जो इन्होंने बनाया है, तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या ऐसी नहीं तो कुछ 2-4-6,000 10,000 लोगों की कम्युनिटी बनाने के लिए आप इच्छुक हो? क्योंकि वो जो बिल्कुल है। चीजें मैंने 5 चीजें बताई हैं
वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से आएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर बिल्कुल 110%। यहाँ पे जो आदमी बोलेगा यस, वो है आपका कस्टमर। समझ में आया आपको पूरा गेम? यहाँ पे समझ में आ जिसने रही है। यस बोला, यहाँ पे जो बोलेगा कि यस मुझे करना है, सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जो बोल रहे हो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर। क्योंकि जैसे मैं योगा सिखाता हूँ, तो मैं सबसे पहले लोगों से क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि अल्टीमेटली व्हाट यू आर लुकिंग इन दिस लाइफ, व्हाट यू आर रियली लुकिंग इन दिस लाइफ। तो हर आदमी धीरे धीरे पहुंचते एंड में आता हैप्पीनेस के ऊपर ही है। लेकिन मेरे लिए यह आध्यात्मिकता और योगा एंड मेडिटेशन मेरी डिफरेंट लाइन है, मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं हैप्पीनेस को वहां से जोड़ देता हूँ। लेकिन आपने जो जोड़ा है हैप्पीनेस के जो 5 पिलर्स बताए, मेरे पिलर्स दूसरे हैं और आपके पिलर्स डिफरेंट है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल सही है। अगर आपको हैप्पीनेस किसी भी लेवल पे चाहिए आपको, सर तो आप you need ये a community. समझो कि अगर You आप need a community. अगर आप एस्पिरेशन से कनेक्ट हो पाए लोगों के, राइट सर, आपका प्रोडक्ट बिक चुका है। बिल्कुल आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे, मैं आपको चाहूँ तो एग्जांपल में दिखा सकता हूँ कि 1 मिनट आपको देखना है तो आप ये देखिए, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के एस्पिरेशन से कनेक्टेड है। कोई भी प्रोडक्ट, ये मैं आपको कितने बार बोलेंगे उतने बार दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से इस वीडियो, सैमसंग का है, 42 सेकंड का टोटल ऐड है। 22 सेकंड हो चुके हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सैमसंग का नाम आया। ये क्रिएटिविटी बेच रहा है। ऐसे आपको अगर देखना है तो गूगल में आप कितने भी ऐड जाके देखेंगे। वी कैन ओनली अचीव ऑल दिस बाय बिल्डिंग कम्युनिटी, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है टाइम फ्रीडम से, और टाइम फ्रीडम जब तक जीवन में नहीं आएगा भाई साहब, करते रहो बिजनेस जितने करने। अगर है किसी की जानकारी में कोई दूसरा तरीका, कम्युनिटी बिल्डिंग करने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। मैं करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, फेसबुक कर रहा है अपना, उसके पास सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, सब अपना अपना कर रहे हैं, बट कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग, ध्यान रखना। तो वो अगर कम्युनिटी बिल्डिंग करने का सरल रास्ता आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि बहुत कम पैसे में एक ऑथेंटिक। अब बात ये आ सकती है कि भाई लाखों प्रोडक्ट है इतने सारे इस दुनिया में, तो हम कौन से प्रोडक्ट के साथ जुड़े? तो वहां पे मेरा सवाल है कि ये सवाल कुछ चीजें हैं जिसके आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट के साथ में काम कर सकता हूँ। प्रोडक्ट अगर इनोवेटिव होगा, फ्यूचर ट्रेंडिंग होगा, अपने आप में एक अलग होगा, कैटेगरी क्रिएटर होगा, लग्जरी डिमांड करेगा, लिमिटेड एडिशंस हो, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री हो, ऑथेंटिक कॉर्पोरेट कल्चर हो उसमें, ऐसा ना हो कि फर्जी कोई भी स्कीम आई है, जोड़ा जाड़ी चल रही है, सपोर्ट का अच्छा सिस्टम हो, वैल्यू ड्रिवन हो, ट्रेनिंग एजुकेशन उसमें पार्ट होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग कल्चर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं और आप अपना बजट देख लीजिए और जुड़ जाइए उसके साथ, शुरू हो जाइए। 2-3 साल लगिए, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 2-4-6 महीने बाद आपको पता चले कि नहीं, आपने माना तो था कि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है आपको पता चले कि कुछ दिनों बाद की नहीं, एसोसिएशन सही नहीं था, या प्रोडक्ट जो बताया गया था उस तरह से नहीं था, वो बात की बात है, दूसरा प्रोडक्ट पकड़िए। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव आपका कम्युनिटी बिल्डिंग होना चाहिए। और अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और सिलेक्शन भी कम्युनिटी बिल्डिंग वाले आदमी का कर रहे हैं, सर बिजनेस फेल हो ही नहीं सकता है। तो बिजनेस इज लाइक ए बेबी, एट एवरी एज ऑफ हिज लाइफ इट हैज डिफरेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद हिज लाइफ, होना ही होना है। बट फर्क क्या पड़ता है कि आप अगर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिक्रूट करेंगे अच्छे लोगों को। कितने लोग चाहिए आपके बिजनेस के लिए, ईमानदारी से बताइए? सिर्फ 3। तो मेरा बस इस मीटिंग का कंक्लूजन यही है कि आप रिक्रूट कीजिए, सही लोग ढूंढिए, क्योंकि आपका बिजनेस जो है उसका कस्टमर नहीं है, आपका बिजनेस के कस्टमर जो है वो बिजनेस करने वाला माइंडसेट का आदमी है। और बिजनेस करने की माइंडसेट वाले को ढूंढने का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से लाइए। अब वो हो सकता है कि एक बड़ा आदमी भी हो सकता है, एक छोटा आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि माइंडसेट की कैटेगरी पैसे से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। बिजनेस होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है, बिजनेस होने के लिए बुरा इंसान भी होना जरूरी नहीं है। बिजनेस होने के लिए बिजनेस माइंडसेट चाहिए। फर्स्ट स्लाइड,
कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना नॉलेज चाहिए, ना स्किल चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, ना ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना लोकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट चाहिए, और बिजनेस माइंडसेट के लोगों को ढूंढने का प्रोसेस है, दैट्स ऑल। आपके बिजनेस के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें कितने लोग आपको चाहिए? अगर अच्छे लोग मिल जाएं तो बिजनेस की डिमांड तो सिर्फ 3 लाख की होती है, 4 लाख की होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की होगी किसी बिजनेस में। तो 4 अच्छे लोगों को रिक्रूट करना है आपको। प्रॉब्लम कहाँ है बताओ आप? क्यों 100 लोगों को बेच रहे हो कस्टमर? आप बिजनेस पकाने में टाइम, जब बच्चे को बड़ा करने में 14-15 साल लगता है, तो बिजनेस को बड़ा करने में 3 साल नहीं दिया जा सकता सर। पैरेलली दिया जा सकता है, अपना काम करते करते दिया जा सकता है। ये सब चीज चाहिए अगर आपको, तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग से किया जा सकता है। मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे पास अभी फिलहाल ये ऑप्शन है। अगर आप एग्री होगे तभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और काम करने के लिए तैयार हो सर। 2-3 साल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सर हम सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं उस वक्त। अब अगर, क्योंकि इंसेप्शन फेज में है ना सर, यहाँ पे आपको बिजनेस बनाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग कब होगी? ग्रोथ स्टेज में होगी। राइट सर। अभी नहीं हो रही है प्रोडक्ट सेलिंग, अभी कस्टमर के पास जाना बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको वो फिर वो कम्युनिटी उसके उसी माइंडसेट में उसको तैयार करना पड़ेगा या सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये है हमारा कस्टमर जो यहाँ पे बोलेगा यस आई वांट टू डू दिस टू बिल्ड दी कम्युनिटी, नॉट टू सेल दी प्रोडक्ट। कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपका घर, बिजनेस ये नहीं हो सकता। बच्चा उसको वापस से स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। बट कम्युनिटी ऐसी चीज है जो स्क्रैच से नहीं शुरू होगी, जो जिस स्टेज में है उसी स्टेज से बल्कि बड़ी ही होगी। उसको वहां पे अपनी मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। और यही है बिजनेस सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में गलत तरीके से की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग सीखना है तो आप फॉरेन में लोगों से सीखिए सर। 5 साल कम से कम देते हैं और पहले पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये वो धरोहर है सर। आप कल्पना से परे पैसा आएगा इसमें, कल्पना से परे। पैसा का तो बात छोड़ दीजिए, पैसे के तो अब मतलब कोई अभी डिस्कशन ही मत कीजिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लीजिए आप, है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है सर। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी में है इतना पावर। 100-100 200-200 के प्रोडक्ट में 500-600 करोड़ की कंपनियां बात कर रही हैं। हमारे पास तो प्रोडक्ट की रेंज ही 3 लाख की। जो कर रहे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 15,000 20,000 की नौकरी वाला भी आदमी जो अपनी बिटिया की शादी कर लेता है, अपने घर बना लेता है, 10-20 लाख रुपए वो रिटायरमेंट के लिए भी जोड़ लेता है, गाड़ी भी इकट्ठी कर लेता है, सब कुछ करते करते तो पूरा कर ही लेता है वो। आखिर खुश भी रहता है, 2 वक्त की रोटी भी बढ़िया परिवार के साथ खाता है। क्या अंतर है फिर अब बड़ा पैसा और हमारे पैसे में, छोटे पैसे में? हैप्पीनेस। तो और रिकॉग्निशन कैसे आता है सर? देखो, आप कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो है सर, हर छोटी बड़ी चीज में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हर छोटी सी रैंक आ गई तो कितना अच्छा लगता है। भले 50 लोगों को 100 लोगों के सामने होगा, 100 लोगों के सामने आपका यहाँ पर एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, जो आपने शब्द बोला अभी, हैप्पीनेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग जो कम्युनिटी हमें डेवलप करनी है, कम्युनिटी भी हमें ऐसी ही डेवलप करनी है जो बेसिकली एस्पिरेशंस के लेवल पे नहीं 5 प्लेट पर काम करना चाह रही हो। क्योंकि ये गरीब आदमी की अगर हम बात करें, ड्राइवर की अगर आपने बात करें, तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस का कंसेप्ट है ही नहीं। उसकी लाइफ में जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी का कंसेप्ट है। नहीं, यहाँ पे भी आप जो है आपसे चूक हो सकती है सर। पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचता था सर। आप यू कैन नॉट जज एनीवन बाय फाइनेंशियल स्टेटस। इसीलिए मैंने बोला छोटा बड़े की बात नहीं है, ये माइंडसेट का गेम। दैट इज ट्रू। लेकिन बहुत जो छोटे लोग होते हैं, ज्यादा बड़े लोगों की लिस्ट में मैक्सिमम लोग गरीब ही उठ के आए। देवर ब्रोक, देवर नेवर गरीब नहीं थे, पैसे नहीं थे उनके पास, मानसिकता उनकी रईसों वाली थी। चाय पीता था सर वो, 60 रुपए कमाता था, 30 रुपए 40 रुपए की जाके रईसों के बगल में बैठ के चाय पीता था। हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे हम और आप। 50% पैसे का आप खाना खा लीजिए सर। जिस व्यक्ति की आज, जो मेरे लिए आज मेंटर है इस लाइफ के अंदर, जिसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने लाइफ में कुछ स्टेटस अवेलेबल किया है अपने लिए, वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में साले ताज में जाकर के चाय पीते थे। तो होता ही है ना सर ये। और जेब में पैसे नहीं होते थे, स्कूटर पे जाते थे सर। सर रईसी एक स्वभाव है सर, रईसी स्वभाव है। रईसी पैसे से नहीं आती है। पैसे की तकलीफ जीवन में सबको ही के आएंगी, हर किसी के रहेंगी, रहना भी चाहिए। तभी आप पैसे का आनंद भी उठा पाएंगे, तभी आप सुख दुख जानेंगे। ये इसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है सर, आप बात समझो। लेकिन रईसी एक स्वभाव है और गरीबी भी एक स्वभाव है। सही बात।
तो मेरा ये कहना है कि आप पैसों के टर्म्स में नहीं तोल सकते हैं किसी को। हो सकता है किसी दिन कोई ठेले वाला आदमी अचानक से जज्बे वाला हो, 2 कपड़े थोड़ा सा नहला दिए, उसको मसाज करवा दिए, एक शर्ट वाइट पहना दिए, देखिए साला कहाँ से रईस नहीं लगेगा हैं। सही बात है सर। कपड़े का ही तो फर्क है गरीबी और अमीरी में, और क्या फर्क है बताओ आप। भाई अमीर आदमी के जेब में कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि क्या स्थिति है उसकी। और गरीब आदमी को आप अच्छे कपड़े पहना दिए तो जेब में जब पैसे किसी को नहीं बताएंगे तो वही अमीर हो जाएगा। कुछ नहीं होता सर वो। मेरा कहने का मतलब है कि इस क्राइटेरिया में सेलेक्ट करने जाएंगे तो एक पोटेंशियल आदमी चूक हो सकती है आप तो सीधे एक लाइन, अगर कोई आदमी बोले कि हाँ यार मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, कोई भी होगा ठीक है, 3 लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर पाएगा सर, वो मेहनत के दम पे आपसे आपका माल बिकवा देगा। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ सर, आप देखना कि सबको हम पीछे छोड़ देंगे। जो काम 4 साल में नहीं हुआ है वो काम हम साल भर के अंदर करके दिखा देंगे। अब बात आती है कि करें कैसे। तो मैं बताता हूँ कि बिजनेस के इस फेज में सबसे बड़ा चैलेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैलेंज है। अभी जो बिजनेस हमारा फेज में, अभी एकदम इंसेप्शन फेज में है और अभी कम से कम 2 साल और रहेगा। यही 2 साल वक्त है हमारे पास सही बिजनेस खड़ा करने का, इसके सारे चैलेंज से लड़ने का। और अभी ये 2 साल हमको एक ही चैलेंज आने वाला है, वो है क्वालिटी लीड। दैट्स ऑल। क्वालिटी लीड आप ढूंढो और उनके साथ आप डिस्कस करो। 2 साल का वक्त लगा दो 3 लोगों को ढूंढने में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं कि हम इस महीने नहीं ढूंढेंगे, अगले महीने ढूंढेंगे, फिर 6 महीने बाद ढूंढेंगे। डेली ढूंढो आप। वो 3 लोगों को ढूंढ के अगर आपने ढूंढ लिया, 3 लेग आपकी हो गई। और इस माइंडसेट का आएगा सर तो वो यही चीज वो डबल होगा, फिर 3 का 9 होगा, 9 का 36 होगा, फिर 72 होगा, फिर 7,000 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप यूजर ढूंढेंगे और उनसे बिजनेस की उम्मीद करेंगे, नॉट पॉसिबल। ये जो बोलते हैं ना लोग नंबर गेम है, ये गलत है नंबर गेम, बात सही है, लेकिन रैंडम नंबर से अच्छा है क्वालिटी लीड पे काम करो आप। 100 डेमो देने से अच्छा 3 डेमो दो और बाकी टाइम लगा दो उन 3 लोगों को ढूंढने में। बात एक ही है ना, 100 लोगों को डेमो करना है तो 1-1 घंटा लगना है, 100 घंटे लगने हैं टोटल मान लो, और कन्वर्ट होना है 3 लोगों को। तो मैं कहता हूँ 97 घंटे आप लगा दो उन 3 लोगों को ढूंढने में। उन 3 लोगों को डेमो का पैसा और समय बचा लो, आप एनर्जी बचा लो, और सिर्फ 3 डेमो करो, तीनों क्लोजिंग होनी चाहिए, 100% क्लोजिंग होनी चाहिए। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है बताओ आप। अगर मैं रिक्रूट करूं, मैं ढूंढूं खुद अपनी इच्छा से कि मैं किसके साथ बिजनेस करूंगा, ये किया जा सकता है कि नहीं। अब सिर्फ बशर्ते एक ही प्रॉब्लम आएगी कि ऐसे लोग कहाँ मिले। तो वी आर ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस ऑफ इट, वी आर डूइंग, ऑनलाइन में हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। हम लोग घर में बैठ के, आप बिल्कुल तनाव में मत आइए कि वो मानेगा, बस इंक्वायरी आ गई तो जुड़ जाए। अरे सिंपल प्रोसेस बना रहे हैं अपन। उस आदमी उस प्रोसेस में जो एग्री करेगा, अंदर आएगा, उसको हम कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे, मीटिंग करेंगे उसके साथ, इस पे सेलेक्ट करेंगे कि भाई अगर तुम इसमें करने में इच्छुक हो, ठीक है सर, हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमारे पास ये हमारी डिटेल्स हैं और हमारे साथ आइए और वी विल स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। इफ यू वांट मनी फ्रीडम, इफ यू वांट टाइम फ्रीडम, यू वांट रिकॉग्निशन इन लाइफ, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी, और इफ यू वांट फन एंड एंजॉयमेंट, वी आर द प्लेस।